दोस्तों, जब भी हम दूसरे विश्व युद्ध को पढ़ते हैं या याद करते हैं तो हमें हिटलर का दुनिया जीतने का सपना, अमेरिका का एटम बम, जापान की हार और ब्रिटिश एम्पायर के बहादुर जांबाजों की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन हम एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि इस पूरी जंग में भारत और भारत के सिपाहियों का योगदान भी अहम था। और ये सिर्फ हम एक भारतीय होने के नाते नहीं कह रहे। 2013 में ब्रिटेन ने खुद माना कि दूसरे विश्व युद्ध में हुई कोहिमा और इम्फाल की जंग ब्रिटिश इतिहास की सबसे महानतम लड़ाइयों में से एक थी। भारतीय फौज ने साउथ ईस्ट एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक अपना जलवा दिखाया और आखिरकार हिटलर और जापान पराजित हुए। लेकिन ये कहानी कब हमें कोई बताएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह भारतीय सेना ने दूसरे विश्व युद्ध का रुख पलट दिया तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ब्रिटिश हिस्टोरियन यास्मीन खान ने एक बार टिप्पणी करते हुए कहा था कि दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटिश द्वारा नहीं, ब्रिटिश एम्पायर द्वारा लड़ा गया था। सेना के आंकड़े इसका भी समर्थन करते हैं। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भारत की फौज में 2 लाख सिपाही मौजूद थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते 1945 तक भारतीय फौज की संख्या 25 लाख हो गई थी। इस जंग के दौरान भारतीय सिपाहियों और ऑफिसर्स को 4000 मिलिट्री अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें से 31 विक्टोरियन क्रॉस और 7 जॉर्ज क्रॉस थे, जो ब्रिटिश मिलिट्री में सबसे बड़े सम्मानों में से एक गिने जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के पहले ब्रिटिशर्स भारतीय सिपाहियों को ज्यादातर अफगानिस्तान के बॉर्डर से रूस को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते ही दुनिया के हर कोने में भारतीय सिपाही पहुंचे, फिर वो इटली हो, सोमालिया या फिर सिंगापुर। राजनीतिक तौर पर भारत के सामने 2 समस्याएं थीं, जहां गांधी और नेहरू जैसे लीडर्स ब्रिटिश सरकार की जंग में भारतीय सिपाहियों को नहीं मरवाना चाहते थे, वहीं हिटलर जैसे इंसान की जीत होने देना भी उन्हें मंजूर नहीं था। खैर, अंग्रेजों ने बिना किसी भारतीय लीडर की मंजूरी के भारतीय सेना को अपनी जंग के लिए मैदान पर उतार दिया। इस जंग में 2 बड़े हीरो जो निकलकर सामने आते हैं वो है नायक फजलुद्दीन और सिपाही नामदेव यादव। दोनों को ही ब्रिटिश सरकार ने बाद में विक्टोरियन क्रॉस देकर सम्मानित भी किया। 1945 के मार्च महीने में नायक फजलुद्दीन अपनी कंपनी के साथ बर्मा में थे, जहां पर उनके साथ एक टैंक भी चल रहा था। लेकिन इसके बाद टैंक अलग चला गया और दीन और उसकी कंपनी को एक तरफ से 3 दुश्मन बंकरों और दूसरी तरफ से एक जापानीज बंकर और घर के बीच में छोड़ दिया गया। चारों तरफ से जापानी सिपाही मशीन गन और ग्रेनेड से हमला करने लगे थे, लेकिन नायक फजल के पास भी ग्रेनेड्स और वीरता की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने ग्रेनेड फेंककर दुश्मन का एक बंकर उड़ा दिया और अपनी कंपनी के साथ दूसरे बंकर की ओर बढ़े। दूसरे बंकर को उड़ा देने के बाद अब बस एक घर बचा था जिसमें जापानी सिपाही छिपे हुए थे। 6 जापानी सिपाही उस घर से हाथ में तलवार लेकर फजलुद्दीन की तरफ बढ़े और अपनी बंदूक से फजलुद्दीन ने एक सिपाही को मार गिराया और दूसरा सिपाही एक तलवार को उनके सीने से आर पार कर गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद तलवार को बाहर निकालते हुए फजल ने उस सिपाही के हाथ से तलवार छीन ली और उस सिपाही को ही मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसी तलवार से उन्होंने 2 और जापानी सिपाहियों को भी धराशायी किया और आखिर में जीत उनकी कंपनी की हुई। इस जापानी पोस्ट पर 55 से ज्यादा सिपाही थे, लेकिन आखिरकार इस पर कब्जा कर लिया गया और फजल ने रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजी। लेकिन इसी बीच उनके घाव के कारण वो वीर गति को प्राप्त हो गए और मरणोपरांत उन्हें विक्टोरियन क्रॉस से नवाजा गया। अगर हम नामदेव जाधव की बात करें तो 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री की 1ली बटालियन में वो सिपाही थे। 9 अप्रैल 1945 को इटली की सीनियो नदी के पार जर्मन सिपाहियों ने पोस्ट बनाई हुई थी। जब उनकी कंपनी ने ये नदी पार करने की कोशिश की तो पहले से ही वहां लैंड माइन्स बिछी हुई थी और इस सब के बीच जर्मन सिपाहियों ने उन पर मशीन गन से हमला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कंपनी के सभी सिपाही शहीद हो गए और सिर्फ नामदेव, उनकी कंपनी कमांडर और 2 घायल सिपाही बचे।
नामदेव ने गोलियों के बीच पहले घायल साथी को नदी पार कराई और दूसरे की मदद करने लौटे। दोनों साथियों को सुरक्षित करने के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने अपनी टॉमी गन से जर्मन सिपाहियों पर ओपन फायर कर दिया। एक एक करके दुश्मन की सेना इस एक आदमी के सामने कम पड़ने लगी और फिर नामदेव के हाथ पर गोली लग गई, जिस वजह से वो अब अपनी बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। नामदेव ने ग्रेनेड्स का सहारा लिया और दुश्मन के 2 पोस्ट उड़ा दिए। नामदेव ने इतने वक्त तक उन्हें रोके रखा जितने में और मदद आ गई और जर्मन सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा। नामदेव ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बाद आजाद भारत की सेना में भी 1963 तक अपनी सर्विसेज दी और उनकी बहादुरी के लिए भी उन्हें विक्टोरियन क्रॉस और कई मेडल से नवाजा गया। भारत के 25 लाख सिपाही आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी थी, जिनमें से कुछ लोग अपने परिवारों का पेट पालने के लिए सेना में भर्ती हुए थे, तो कुछ जंग के रोमांच के कारण। इस जंग में गोरखा रेजिमेंट का भी बड़ा रोल था और गोरखा रेजिमेंट की 43rd गोरखा इन्फेंट्री ब्रिगेड मोंटे कैसीनो की लड़ाई में जर्मनी की सेना से बहादुरी से लड़ी और जीती भी। भारतीय सेना की 4th, 5वीं और 10वीं डिवीजन ने नाजी जर्मनी की अफ्रीका कॉर्प्स को भी धूल चटाई और पीछे हटने पर मजबूर किया। भारतीय सेना ने सबसे बड़ा रोल जापान को भारत की सीमा और ब्रिटिश कॉलोनी से दूर रखने में निभाया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय सैनिक यूरोप में लड़ें, क्योंकि अगर वो यूरोप में लड़कर जीत जाते तो उन्हें यकीन हो जाता कि वो चाहे तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत को भी आजाद करा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 80% भारतीय सैनिकों को एशिया में जापान के खिलाफ ही जंग में लगाए रखा। उनका ये डर पूरी तरह गलत नहीं था। जापान का पहले और दूसरे विश्व युद्ध में सिर उठाना तभी मुमकिन हो पाया जब जापान ने 1905 में रूस को मात दी थी। इसने जापानी फौजियों में एक जुनून भर दिया था, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब किसी एशियाई देश ने किसी यूरोपियन सुपर पावर को हराया था। जापान की जीत की गूंज भारत में भी सुनाई दी थी और इसने भारत में भी कई स्वतंत्रता सेनानियों को इंस्पायर किया था। अंग्रेज हर हाल में ऐसे किसी ब्लंडर से बचना चाहते थे। एशिया में लेकिन भारतीय फौजियों ने कमाल का काम किया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 4th डिवीजन ही वो पहली आर्मी डिवीजन थी जो 1941 में इराक और ईरान पहुंची और वहां पर कब्जा किया। भारतीय फौज की 8वीं डिवीजन सोमालीलैंड और अर्टिका में लड़ी, जहां उन्होंने कैरन के पहाड़ी किले को अपने काबू में किया। इस जंग में न सिर्फ लड़ने वाले सिपाही थे, पर हजारों की तादाद में कुक्स, टेलर्स और मैकेनिक्स भी थे जो इन सिपाहियों का ख्याल रख रहे थे। इस जंग में सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया और जापान के साथ मिलकर पकड़े गए भारतीय बंदियों के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी को जंग में उतारा। यूं तो इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रास बिहारी बोस पहले ही डाल चुके थे, लेकिन भारतीय सीनियर ऑफिसर्स की जापानियों से नहीं बनी, जिस वजह से वो आगे नहीं जा पाई। लेकिन फिर 1942 में सुभाष बाबू ने आईएनए की कमान संभाली और ब्रिटिश इंडिया की तरफ कूच किया। आईएनए को शुरुआत में सफलताएं मिली, लेकिन आखिर में उन्हें हरा दिया गया और पकड़े गए सभी सिपाहियों पर युद्ध खत्म करने के बाद देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ये ब्रिटिश सरकार की गलती थी, क्योंकि इस मुकदमे के चलने के बाद भारत की नेवी और फिर भारत की सेना में विद्रोह फूट गया और उन्होंने अपने ब्रिटिश मास्टर्स का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों का केस कोर्ट में खुद नेहरू और वीके मेनन जैसे नामी वकील लड़ रहे थे और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यही वो विद्रोह था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने आखिरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत छोड़ने का फैसला भी किया। दूसरे विश्व युद्ध में करीब 87 भारतीय सिपाहियों ने अपनी जान दी और 37,000 घायल रहे। इस जंग में लगभग 11,000 सिपाही लापता हो गए और करीब 80,000 भारतीय सिपाही युद्धबंदी बने रहे। आपको क्या लगता है, क्या भारत के इस योगदान के बारे में हमारी किताबों में और बात नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।